नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज है वो चल रहा है और हमने ऑलरेडी 2 वीडियो में ये कंप्लीट कर लिया है किस तरीके से हमारे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है, उतना अलमाइटी मुगल एम्पायर कैसे तहस नहस हो जाता है। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट में कर लिया है और उस 2 पार्ट का जो हमारा लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है। आप जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको कंप्लीट करें, उसके बाद आप पार्ट 3 को देखें जिससे आपको समझ में आएगा। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था शाह आलम 2 के बारे में, जो कि हमारे लास्ट मुगल एम्पायर के राजा बने। उसके बाद आज का जो वीडियो है वो हमारा शुरू होने वाला है किसके से, शाह आलम 2 और वी कैन से अली गौहर। इनके और भी एक थे, उनका भी नाम शाह आलम था बेसिकली, सॉरी शाहजहां 3 तक हमने खत्म किया था और ये हमारे शाह आलम 2 जो कि आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहले आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें जिससे आपको कवर क्लियर हो जाएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था कि राजा खुद से राजा नहीं बनता, उसे कोई राजा बनने में हेल्प करता है और उस चीज को हम लोग, उस आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, किंग मेकर। हमने जुल्फिकार खान के बारे में समझा, हमने सैयद बदस के बारे में समझा, हमने निजामुल मुल्क असफजाह के बारे में समझा, हमने उनके पोते इमादुल मुल्क के बारे में समझा और नई चीजें अब हमारे पिक्चर में आ रही है, हमारे स्टोरी में आ रही है। कौन? हमारे नए, जो कि कॉल मराठा। अब ऐसा हुआ, पहले जो थे वो दूसरे पार्टी आते थे। ऑलरेडी हमने वीडियोस में समझा, पिछले वीडियोस में हमने समझा, तुरानियन पार्टी हुआ करते थे, हिंदुस्तानियन पार्टी हुआ करते थे, अफगान के हुआ करते थे। ये लोग सब आते थे और ऐसे राजा को राजा बनने में मदद करते थे और खुद कुछ पोस्ट लेके कंट्रोल करते थे चीजों को। लेकिन यहां से क्या देखने को मिलेगा, इस बेसिकली शाह आलम 2 के रीजन से, जो कि स्टार्ट होता है 1760 से लेकर 1806 तक। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि इनको राजा बनने में कौन हेल्प करता है? दूसरे पार्टी, जो कि मराठा जो कि इंडिपेंडेंट थे, उनके ऊपर मुगल का कभी भी कोई भी कंट्रोल नहीं था। ये आपको देखने को मिलेगा बेसिकली इस पार्ट में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते क्या कि पहले तो इनको कौन राजा बनाया? इनको राजा बनाया हमारे, देखिए आप डायरेक्टली देख सकते हैं हमारे नोट्स में जो ऑलरेडी हमारे सारी जो क्लासेस में लिखा हुआ है कि दैट ही बिकम द एम्पायर बाय द हेल्प ऑफ सदाशिव राव भाऊ, जो कि मराठा के थे। ठीक है, कब बने राजा? 1760 में, और 1806 तक इनका पूरा राज्य चला। अब आप जोड़ सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि 1760 से लेकर 1806 तक कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट इट कुड बी लाइक 46 ईयर। अब बताइए इनके पास कितना लंबा समय था अपने मुगल एम्पायर को बचाने का, लेकिन नहीं बचा पाए। ठीक है, अब एक चीज और जानने को है कि जैसे हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा, पिछले वीडियोस में हमने पिछले पार्ट में ये समझा कि जो राजा थे वो राजा अच्छे तरीके से रूल नहीं कर रहे थे, कोई और रूल कर रहा था उनके बदले में। कहीं पे उधम भाई रूल करना शुरू कर देती है, कहीं पे वजीर रूल करना शुरू कर देता है। तो क्या वो राजा अपने राज्य को बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। उस तरीके से यहां पे भी हो रहा है कि इनके पास अच्छा खासा समय था लेकिन ही वाज नॉट एबल टू रूल। उनको राजा कौन बनाता है? पहला पॉइंट, सदाशिव राव भाऊ। अहमद शाह अब्दाली के बारे में ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और 2 में समझा है। थोड़ा सा और मैं डिटेल में अगर आपको बताऊं तो अहमद शाह अब्दाली जो थे वो अफगान के थे, जो कि इंडिया के ऊपर अटैक करते थे। पूरे 7 बार वो इंडिया के ऊपर अटैक किए थे। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था। 1761 में जब ये राजा बनते हैं अली गौहर, तो इनका राज्य में 1761 में अब्दाली फिर से अटैक करता है। ठीक है, लेकिन इस बार जो अब्दाली ने अटैक किया, अटैक वाज नॉट पर्टिकुलरली ऑन द मुगल एम्पायर, दैट अटैक वाज ऑन द मराठास चीफ। और वही जो फेमस बैटल होता है, दैट इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच होता है? मराठा और वी कैन से अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, होता क्या है, अहमद शाह अब्दाली बेसिकली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद शाह आलम 2 को एम्पायर बनाते हैं और नाजीब उद दौला को बनाते हैं मीर बख्शी। यहां से रिटर्निंग के समय पे, जाने के समय पे, वॉर के बाद जब वो जाते हैं घर, मतलब अपने अफगानिस्तान, तो किसको राजा बनाते हैं? शाह आलम 2, जो कि ऑलरेडी मुगल एम्पायर थे, वो उनको राजा बनाते हैं और उनके साथ नाजीब उद दौला को वो मीर बख्शी बना देते हैं। एक चीज और हमने शाह आलम 2 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा माना जाता है कि शाह आलम 2 परमिशन नहीं था उनको दिल्ली में घुसने का, और टोटल 12 साल तक हमारे शाह आलम 2 जो थे, जिनका नाम अली गौहर भी था, वो एक्साइल पे रहते हैं, मतलब वनवास पे रहते हैं। एंड लेटर ऑन
उसी उसी 12 साल में वनवास में रहने की वजह से इनको हम लोग फ्यूजिटिव मुगल एम्पायर भी बोलते हैं। अब ये इसका मतलब क्या था? फ्यूजिटिव मुगल एम्पायर का मतलब होता है भगौड़ा, जो भाग भाग के रहता है उसको हम बोलते हैं फ्यूजिटिव बेसिकली। तो ये कौन हुए? हमारे शाह आलम टू और मीर अली गौहर, जिसको भगौड़ा माना गया। 12 साल तक वो दिल्ली में उनको घुसने का परमिशन नहीं था। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट दैट मच पावरफुल एंड ऑल। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्या समझेंगे उनके बारे में कि अच्छा, जब वो नहीं थे हमारे मुगल एम्पायर, जब वो नहीं थे, कौन? शाह आलम टू और वी कैन से अली गौहर, उस समय हमें ये अभी जस्ट हमने समझा कि अब्दाली ने नाजिब-उद-दौला को यहाँ पे मीर बख्शी बना के गया था और उनको बोला था कि तुम अपने राज्य में नहीं घुसोगे। और ड्यूरिंग हिज एब्सेंस शाह आलम जब 12 साल के नहीं थे, उस समय नाजिब-उद-दौला के साथ साथ उनके बेटे जाबिता खान और उनके पोते, किसके पोते? ये हमारे नाजिब-उद-दौला के पोते, मतलब पहले बेटा, उनके बाद पहले उनका बेटा जाबिता खान और बाद में उनका पोता ग्रैंडसन गुलाम कादिर that exercise undisputed और we can say power at Delhi। मतलब कि उनके साथ किसी को लड़ाई करने का पावर था ही नहीं। किसके साथ? ये हमारे नाजिब-उद-दौला और जाबिता खान और गुलाम कादिर के साथ, क्योंकि 12 साल के लिए कौन थे बनवास पे? हमारे शाह आलम टू। और ये लोग पूरा एकदम, क्योंकि इनको अब्दाली ने बोल के कहता भाई तुम लोग राज करो, और इनके ऊपर कोई अटैक करता तो उनके ऊपर कौन अटैक करता? उनके ऊपर अटैक करता अब्दाली। और यही हुआ मराठा के साथ भी, कुछ ऐसा ही हुआ, तभी जाकर बैटल ऑफ पानीपत होता है। नेक्स्ट 1764 में शाह आलम टू ज्वाइन हैंड विथ मीर कासिम ऑफ बंगाल एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध इन द बैटल ऑफ बक्सर अगेंस्ट द इंग्लिश कंपनी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑलरेडी अवध जो था एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था, ठीक है, सक्सेसर स्टेट था वो, बेसिकली ऐसा बोला जाता है, बिकॉज वो एक समय वो अवध पार्ट था मुगल एम्पायर का, लेकिन अभी वो वहां का अपना रूल स्टार्ट कर लिया था। दूसरा, बंगाल भी एक सक्सेसर स्टेट बन के इंडिपेंडेंट हो चुका था ऑलरेडी और अपना अपना राज वो लोग कर रहा था। लेकिन होता क्या है, जब शाह आलम टू को पता चलता है 1764 में कि ही वाज नॉट अलोन गोइंग टू फाइट विद द ब्रिटिश, तो क्या करते हैं? इन दोनों का हेल्प लेते हैं। और कहां पे वॉर होता है? दैट वॉर बेसिकली हैपेंड एट बक्सर इन 1764 और बहुत बहुत फेमस वो बैटल था, दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर। लेटर हम लोग समझेंगे बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था, जनरली क्या रीजन था, क्या उसका रिजल्ट आया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि 1764 में शाह आलम टू के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और किसका हेल्प से हुआ था? दैट इज मीर कासिम ऑफ बंगाल एंड द शुजाउद्दौला ऑफ अवध। 1765 जो हमारे मुगल एम्पायर थे अली गौहर, शाह आलम टू, उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया, दैट वाज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ब्रिटिश के साथ, क्योंकि वो हार गए थे, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। दैट उस ट्रीटी में क्या था? दैट ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। किस चीज को? किसको? ब्रिटिश को। अब यहां ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ब्रिटिश को मिल गया दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू विच स्टेट? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दैट इज ब्रिटिश हिमसेल्फ। और एक एक्स्ट्रा चीज क्या था कि उनको तो दीवानी राइट्स मिल गया, उसके साथ साथ दैट ब्रिटिश एंड हिमसेल्फ रिसाइड इन द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद फॉर द नेक्स्ट 6 years एज अ वर्चुअल प्रिजनर ऑफ द इंग्लिश। मतलब कि जो हमारे शाह आलम टू थे उनको 6 साल तक कहां पे रख दिया गया? फोर्ट ऑफ इलाहाबाद में बंदी बना के रख दिया गया। किसका बंदी? दैट इज ब्रिटिश का बंदी। ब्रिटिश जब जीत गया, ब्रिटिश को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया ब्रिटिश ने, उनको रेवेन्यू राइट मिल गया। उन्होंने बोला राजा को भाई आप यहाँ पे आराम से बंदी बनकर रहो। उसके बाद क्या होता है? इन 1665 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। 1772 में मुगल थ्रोन पे एक बार फिर से शाह आलम टू एज ए राजा बैठते हैं। किसके मदद से? महादजी सिंधिया के मदद से, महादजी सिंधिया की मदद से। और ये भी कौन थे? ये भी हमारे मराठा के ही थे, ठीक है। मराठा में जनरली डिफरेंट, हम लोग पढ़ेंगे मराठा के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना समझिए कि एक बार ऐसा होता है कि मराठा इनको राजा बनाते हैं, फिर इंग्लिश इनको हटा देता है राज्य से, और एक बार अब्दाली भी हटाया। उसके बाद क्या होता है? फिर अगेन इनको मराठा ने क्या किया? उनके थ्रोन पे बैठाया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। एंड ड्यूरिंग 1772-73 शाह आलम सपोर्टेड बाय द मराठा लेड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट द रोहिला लीडर जाबिता खान। जाबिता खान भी थोड़ा, अब जाबिता खान को क्या हो गया था ना, वो सोच रहा था कि भाई जब हम राजा हैं यहाँ के, तो अब शाह आलम टू यहाँ से निकल जाओ और हम ही यहाँ पे रूल करेंगे। भाई एट द एंड ऑफ द डे मुगल जो शाह आलम जो टू थे वो मुगल के राजा थे और पूरा मुगल एम्पायर ही था,
तो आप कहां से राजा बन गए? आप तो कुछ पल के लिए राजा वहां पे बने जब वो वहां से एब्सेंट थे। ये सब सारी चीजें होती है शाह आलम 2 के टाइम पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट और क्या है। 1788 में हमें और क्या देखने को मिलता है कि 1788 में दैट जबीता सन गुलाम कादिर डिपोज शाह आलम एंड ब्लाइंडेड हिम। गुस्सा में गुलाम कादिर आता है 1788 में और बोलता है, वो लोग तो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड रूल कर रहा था। जब उनको पता चलता है कि शाह आलम फिर से आ गए वहां पे, राजा बन गए, क्योंकि उनको कौन बना दिया? मराठा ने बना दिया वंस अगेन, महाजी शिंदे ने बनाया। तो उन्होंने क्या किया? उसको क्या कर दिया? ब्लाइंड कर दिया। किसको? राजा को। एंड उसी समय माना गया है दैट वाज दैट एम्पायर वाज नोन एज द ब्लाइंड मुगल एम्पायर। दैट शाह आलम 2 इज आल्सो टर्म्ड एज द ब्लाइंड मुगल एम्पायर। क्यों? बिकॉज उसको अंधा किया और वो रूल कर रहा था। क्योंकि 1788 में उनको अंधा किया गया और वो 1806 तक रूल करते हैं। आप सोच सकते हैं पूरा ऑलमोस्ट वी कैन से 17 साल तक के लिए वो रूल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सोचने वाली बात ये है कि अच्छा ऑलरेडी हमने ये चीज जान लिया, पार्ट 1 में हमने ये समझा था, पार्ट 2 में 1 और 2 में हमने ये समझा था कि एक बार और किसी राजा को ब्लाइंड किया गया उनके नोबल के द्वारा। दैट वाज नन अदर देन फारूक सियार। सैयद बदर ने उनको ब्लाइंड कर दिया था और उनको मार दिया था। और यहाँ पे भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे नोबल ब्लाइंड नहीं करते, यहाँ पे कौन ब्लाइंड करता है? दूसरा पार्टी ब्लाइंड करता है जिसको शाह आलम के जगह पे रूल करना था। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शाह आलम इज डिप्लीटेड पावर बेसिकली एंड क्वेश्चन में ऐसा बोला गया उनके लिए कि सुल्तान शाह आलम आजाद दिल्ली टू पालम, मतलब वो इतना रूल नहीं कर पाए कि उनका एम्पायर बहुत बड़ा हो जाए। वो बहुत छोटे जगह, मतलब कि ये हो गया आपका दिल्ली और दिल्ली के कुछ दूरी पे ही है आपका दिस पालम, जगह का नाम है पालम। यहीं तक उनका रूल हो पाया बेसिकली। अब बेचारा उतने दिन तक तो राजा थे, लेकिन उतने अच्छे राजा नहीं थे कि वो बहुत जगह कैप्चर कर पाए। बहुत छोटे जगह पे वो रूल किए बिकॉज वो उतने पावरफुल नहीं थे। एंड ही ऑथराइज्ड हिज ओन दीवान ऑफ पोएम्स वाज नोन बाय द पेन नेम आफ्ताब। उनके पास खुद के कुछ वो थे पोएट थे जो लिखते थे, उनको वो क्या बोलते थे? बेसिकली आफ्ताब। ठीक है, आगे बढ़ते। ये हो गया हमारे अली गौहर के बारे में जनरली कि अली गौहर ने और उनके टाइम पे क्या क्या चीजें हुई। अब आगे देखते हैं हम लोग अली गौहर के बाद कौन रह जाता है। 1806 में अली गौहर का डेथ हो जाता है और उनके बाद अकबर शाह 2 आते हैं हमारे एज अ किंग। ठीक है, दैट वाज द पेनुल्टाइम मुगल एम्पायर, दैट इज पेनुल्टीमेट मुगल एम्पायर। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि वो उतर सेम जैसे हमारे राजा आ रहे थे, सेम ये भी राजा थे। इनका भी राज बहुत अच्छा खासा था। 1806 से लेकर 1837 तक ये रूल किए। ये भी इनके पास भी बहुत टाइम था, लगभग 20 साल का टाइम था कि वो चीजों को सही कर दें, लेकिन नहीं कर पाए। लगभग 20, 25, 30 साल का। अब बताइए, कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने क्या अच्छा किया था इनके टाइम पे? ये इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा का दर्जा दिया था। राजा राम मोहन, देखिए राम मोहन रॉय उनका नाम था, उनको इन्होंने राजा का टाइटल दिया था। इसीलिए दैट पर्सन इज केम टू बी नोन एज, स्टिल ही इज केम टू बी नोन एज राजा राम मोहन रॉय। एंड उनको कहां भेजे थे इन्होंने? इंग्लैंड भेजा था। ये बस, इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, ये भी नॉर्मल मुगल एम्पायर थे। अब 1835 में इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है कि इन्हीं के टाइम पे इंग्लिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उन्होंने दैट स्टॉप्ड कॉलिंग इटसेल्फ अ सब्जेक्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। मतलब कि यहां के बाद अब इंग्लिश मुगल एम्पायर के अंडर में नहीं था, मुगल एम्पायर इंग्लिश के अंडर में था 1835 में। और क्या हुआ कि उसी समय, उसी 1835 में इन्हीं के रीजन में टाइम पे जो क्वाइंस पे जो नाम होता था, जो लिखा जाता था राजाओं का नाम, उसको कंपनी ने हटा दिया और कंपनी अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दिया 1835 में। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुगल एम्पायर में जो लास्ट हमारे जो मुगल एम्पायर आते हैं, दैट वाज नन अनदर देन आवर बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्पायर, जो कि राजा कब बनता है? 1837 में। और इनका राज कब होता है? राज कब तक होता है? 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक। उसके बाद जनरली क्या होता है देखते हैं हम लोग। इनके बारे में कुछ डिटेल में अगर कुछ चीजें बताएं तो कि ही वाज अ वेरी फॉन्ड ऑफ पोएट्री एंड वाज नोन एज जफर, इसीलिए इनका नाम हुआ बहादुर शाह जफर, और वी कैन से बहादुर शाह 2। ठीक है, 2 नाम था, बट बहादुर शाह जफर के नाम से सब इनको जानते हैं। और इन्हीं के टाइम पे वेरी फेमस रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं कुछ लोग। आफ्टर द रिवॉल्ट जनरली हुआ, इनको कैप्चर करके रंगून में भेज दिया गया।
जहां पे इनका जो डेथ होता है वो 1862 में इनका डेथ हो जाता है। रंगून में इनको रखा गया 1857 के वॉर के बाद, जहां पे इनका डेथ हो जाता है नवंबर 1862। अल्टीमेटली इन 1862 द अलमाइटी मुगल एम्पायर केम टू एंड, खत्म, द एंड। इनके दो बेटा हुआ करते, बहादुर जफर के दो बेटे थे, लेकिन ऑलरेडी 1835 में ब्रिटिश ने बोला कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। सो अब उनके बेटे को तो राजा बनने देगा नहीं, उनके बेटे को बीच चौराहे में गोली मार दी गई, ब्रिटिश ने गोली मार दी। क्यों गोली मार दिया? ये बोल के कि मुगल एम्पायर का इतना पावर कैसे होगा कि ब्रिटिश के अगेंस्ट वो खड़ा हो जाए, क्योंकि ये अगेंस्ट खड़े थे ना, यही थे जो लीड कर रहे थे किसको, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। इसीलिए उनको गुस्सा था, उन्होंने उनके बेटे को मार दिया और वहीं पे हमारा अलमाइटी मुगल एम्पायर खत्म हो गया। 1862 के आसपास मुगल एम्पायर टोटली खत्म। इनका जो टाइम था, पीरियड था, 1857 में खत्म हो गया था, राज उनका खत्म हो गया था, लेकिन उनको रखा गया था कुछ दिन के लिए और वो जिंदा थे 1862 तक, और 1862 में अल्टीमेटली मुगल एम्पायर केम टू एंड। एंड दिस इज हाउ द लेटर मुगल, जो कि स्टार्ट हुआ हमारा किसके, औरंगजेब के बेटे के साथ, बहादुर शाह 1 के साथ, वो खत्म किसके साथ होता है, बहादुर शाह 2 के साथ। बहादुर शाह 1 जो कि औरंगजेब के बेटे हुआ करते हैं। लास्ट में हमारे बहादुर जफर हैं, जो कि एंड के, जो सबसे अंत के मुगल एम्पायर हुए। बाबर ने फाउंड किया अलमाइटी मुगल एम्पायर, और बहादुर शाह जफर के साथ वो अलमाइटी मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है हमारे कंट्री में। और यहां से शुरू होगा एक नया अध्याय, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जनरली पढ़ेंगे। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो यहां तक, प्लीज आप पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, पार्ट 3 को देखिए, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमारे कौन से मुगल एम्पायर बने और कब कौन से क्या राज किए और क्या क्या उनके टाइम पे हुआ। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि कौशल IAS हैज स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन फाउंडेशन बैच, जिसमें हम लोग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू व्हाट, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, 800+ आवर्स ऑफ क्लासेस, डेली करंट अफेयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस हमारे फाउंडेशन कोर्स की क्या है कि वी आर गोइंग टू गिव यू डाउट क्लियरिंग क्लासेस ऑल्सो। हम लोग आपको बस पढ़ाएंगे नहीं, हम लोग आपको डाउट क्लियर करने के लिए अलग से क्लासेस करेंगे। एंड उससे बड़ा चीज है कि PDF नोट्स वी आर गोइंग टू गिव यू, और जिसमें CSET लेक्चर भी शामिल है, एंड that too in a very small price of 14,999। ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है, अब नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए एनरोलमेंट चालू हो चुका है। अगर आपको कराना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे नंबर सामने दिख रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब ये जो हमारा वीडियो था, और हम लोग बोले जो पार्ट 1, 2, 3 जो वीडियो था, दैट इज डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, एंड कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे हम लोग आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे। एंड मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।